मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जब मैं मन की बात करता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच, आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूँ। हमारी छोटी-छोटी बातें जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाएँ, जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव जो जी भर के जीने की प्रेरणा बन जाए, बस यही तो है मन की बात। आज 2021 की जनवरी का आखिरी दिन है। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले तो 2021 शुरू हुआ था? लगता ही नहीं कि जनवरी का पूरा महीना बीत गया है। समय की गति इसी को तो कहते हैं। कुछ दिन पहले की ही तो बात लगती है जब हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। फिर हमने लोहड़ी मनाई, मकर संक्रांति मनाई, पोंगल, बिहू मनाया। देश के अलग-अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम रही। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें। परिवार में उनके बारे में चर्चा करें। देखिएगा, सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब-करीब एक साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। नमो ऐप पर यूपी से
भाई हिमांशु यादव ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। मदुरई से कीर्ति जी लिखती हैं कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मैसेज भेजकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कीर्ति जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है, उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। कीर्ति जी, देश का ये गौरवगान सुनकर मन की बात के श्रोताओं को भी गर्व होता है। आजकल मुझे भी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है, वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा। हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है, उनके मन पर गहरा प्रभाव है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। साथियों, इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आपने एक और बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा। संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है, आत्मनिर्भर है। यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है। भारत जितना सक्षम होगा, उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हर बार आपके ढेर सारे पत्र मिलते हैं। नमो ऐप और माय गॉव पर आपके मैसेजेस, फोन कॉल्स के माध्यम से आपकी बातें जानने का अवसर मिलता है। इन्हीं संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है जिसने मेरा ध्यान खींचा। ये संदेश है बहन प्रियंका पांडे जी का। 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्य की विद्यार्थिनी है और बिहार के सिवान में रहती है। प्रियंका जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेरित हुई थी। इसलिए 1 जनवरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था। प्रियंका जी को वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिली, अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिली। वाकई प्रियंका जी, आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। साथियों, इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। साथियों, हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो ऐप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के हर हिस्से में, हर शहर, कस्बे और गांव में आजादी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी। भारत भूमि के हर कोने में
ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए किए गए उनके संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजो कर रखें और इसके लिए उनके बारे में लिखकर हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृतियों को जीवित रख सकते हैं। मैं सभी देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथियों को आह्वान करता हूं कि ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखें। अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की वीरता की गाथाओं के बारे में किताबें लिखें। अब जबकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, तो आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी। यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के निमित्त एक इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में बड़ी संख्या में ऐसे विषयों पर लिखने वाले राइटर्स तैयार होंगे जिनका भारतीय विरासत और संस्कृति पर गहन अध्ययन होगा। हमें ऐसी उभरती प्रतिभाओं की पूरी मदद करनी है। इससे भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले थॉट लीडर्स का एक वर्ग भी तैयार होगा। मैं अपने युवा मित्रों को इस पहल का हिस्सा बनने और अपने साहित्यिक कौशल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे जुड़ी जानकारियां शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में श्रोताओं को क्या पसंद आता है, ये आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे मन की बात में सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ जानने, सीखने और पढ़ने को मिलता है। एक प्रकार से परोक्ष रूप से आप सबसे जुड़ने का अवसर मिलता है। किसी का प्रयास, किसी का जज्बा, किसी का देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जुनून, यह सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं। हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब ने देखा है कि सब्जी मंडियां में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है। ये सब्जी इधर-उधर फैलती हैं, गंदगी भी फैलाती हैं। लेकिन बोयिनपल्ली की सब्जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा। सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया, इससे बिजली बनाई जाएगी। बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। यही तो इनोवेशन की ताकत है। आज बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। वहां हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है। इसे एक प्लांट में इकट्ठा कर लिया जाता है। प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायोफ्यूल भी बनता है। इस बिजली से ही सब्जी मंडी में रोशनी होती है और जो बायोफ्यूल बनता है, उससे मंडी की कैंटीन में खाना बनाया जाता है ना कमाल का प्रयास। ऐसा ही एक कमाल हरियाणा के पंचकुला की बड़ौद ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है। इस पंचायत के क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या थी। इस वजह से गंदा पानी इधर-उधर फैल रहा था, बीमारी फैलाता था। लेकिन बड़ौद के लोगों ने तय किया, इस वाटर वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ग्राम पंचायत ने पूरे गांव से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इकट्ठा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गांव के किसान खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी प्रदूषण, गंदगी और बीमारियों से छुटकारा भी और खेतों में सिंचाई भी। साथियों, पर्यावरण की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं, इसका एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला।
अरुणाचल प्रदेश के इस पहाड़ी इलाके में सदियों से मोन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है। ये कागज यहाँ के स्थानीय शुगु शेंग नाम के एक पौधे की छाल से बनाते हैं। इसलिए इस कागज को बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है। इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। यानी ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी। एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था, लेकिन जब आधुनिक तकनीक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानीय कला बंद होने की कगार पर पहुंच गई। अब एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गोम्बू ने इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इससे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। मैंने एक और खबर केरल की देखी है जो हम सभी को अपने दायित्वों का एहसास कराती है। केरल के कोट्टयम में एक दिव्यांग बुजुर्ग हैं, एनएस राजप्पन साहब। राजप्पन जी पैरालिसिस के कारण चलने में असमर्थ हैं, लेकिन इससे स्वच्छता के प्रति उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। वो पिछले कई सालों से नाव से वेम्बनाड झील में जाते हैं और झील में फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें बाहर निकाल करके ले आते हैं। सोचिए, राजप्पन जी की सोच कितनी ऊंची है। हमें भी राजप्पन जी से प्रेरणा लेकर स्वच्छता के लिए जहां संभव हो अपना योगदान देना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बंगलुरु के लिए एक नॉन स्टॉप फ्लाइट की कमान भारत की 4 विमेन पायलट्स ने संभाली। 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके ये फ्लाइट 225 से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई। आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा, जहां भारतीय वायुसेना की 2 विमेन ऑफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है। क्षेत्र कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि देश के गांवों में हो रहे इसी तरह के बदलाव की उतनी चर्चा नहीं हो पाती। इसलिए जब मैंने एक खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर की देखी तो मुझे लगा कि इसका जिक्र तो मुझे मन की बात में जरूर करना चाहिए। ये खबर बहुत प्रेरणा देने वाली है। जबलपुर के चिचगांव में कुछ आदिवासी महिलाएं एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करती थी। कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस तरह दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया, उसी तरह ये महिलाएं भी प्रभावित हुई। उनकी राइस मिल में काम रुक गया। स्वाभाविक है कि इससे आमदनी की भी दिक्कत आने लगी, लेकिन ये निराश नहीं हुई। इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने तय किया कि ये साथ मिलकर अपनी खुद की राइस मिल शुरू करेगी। जिस मिल में ये काम करती थी, वो अपनी मशीन भी बेचना चाहती थी। इनमें से मीना रहंगडाले जी ने सब महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाया और सबने अपनी बचाई हुई पूंजी से पैसा जुटाया। जो पैसा कम पड़ा, उसके लिए आजीविका मिशन के तहत बैंक से कर्ज ले लिया। और अब देखिए, इन आदिवासी बहनों ने वही राइस मिल खरीद ली जिसमें वो कभी काम किया करती थी। आज वो अपनी खुद की राइस मिल चला रही हैं। इतने ही दिनों में इस मिल ने करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लिया है। इस मुनाफे से मीना जी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही हैं। कोरोना ने जो परिस्थितियां बनाई, उससे मुकाबले के लिए देश के कोने-कोने में ऐसे अद्भुत काम हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं आपसे बुंदेलखंड के बारे में बात करूं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपके मन में आएगी? इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इस क्षेत्र को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जोड़ेंगे।
वहीं कुछ लोग सुंदर और शांत ओरछा के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों को इस क्षेत्र में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी की भी याद आ जाएगी। लेकिन इन दिनों यहाँ कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्साहवर्धक है और जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है, स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी हैं। किसानों की आय बढ़ रही है। साथियों, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरिट को तो प्रदर्शित करते ही हैं, साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र कैसे नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। साथियों, खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है। सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा। वह वीडियो पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर स्थित नया पिंगला गांव के एक चित्रकार सरमुद्दीन का था। वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि रामायण पर बनाई उनकी पेंटिंग 2 लाख रुपए में बिकी है। इससे उनके गांव वालों को भी काफी खुशी मिली है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता हुई। इसी क्रम में मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बहुत अच्छी पहल के बारे में जानकारी मिली, जिसे मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। पर्यटन मंत्रालय के रीजनल ऑफिस ने महीने के शुरू में ही बंगाल के गांवों में एक इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे की शुरुआत की। इसमें पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, पूर्व बर्धमान, वहां के हस्तशिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिए हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप आयोजित की। मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे के दौरान हैंडीक्राफ्ट्स की जो कुल बिक्री हुई, वो हस्तशिल्पकारों को बेहद प्रोत्साहित करने वाली है। देश भर में लोग भी नए नए तरीकों से हमारी कला को लोकप्रिय बना रहे हैं। ओडिशा के राउरकेला की भाग्यश्री साहू को देख लीजिए। वैसे तो इंजीनियरिंग की छात्रा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पट्टचित्र कला को सीखना शुरू किया और उसमें निपुणता हासिल कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पेंट कहाँ किया? सॉफ्ट स्टोन्स पर। कॉलेज जाने के रास्ते में भाग्यश्री को ये सॉफ्ट स्टोन मिले। उन्होंने इन्हें एकत्र किया और साफ किया। बाद में उन्होंने रोजाना 2 घंटे इन पत्थरों पर पट्टचित्र स्टाइल में पेंटिंग की। वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिफ्ट करने लगी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बोतलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया। अब तो वो इस आर्ट पर वर्कशॉप भी आयोजित करती हैं। कुछ दिन पहले ही सुभाष बाबू की जयंती पर भाग्यश्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी। मैं भविष्य के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आर्ट एंड कलर्स के जरिए बहुत कुछ नया सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। झारखंड के दुमका में किए गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया। यहाँ मिडिल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गांव की दीवारों को ही
अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों से पेंट करवा दिया। साथ ही उसमें अलग-अलग चित्र भी बनाए गए हैं। इससे गांव के बच्चों को काफी मदद मिल रही है। मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत से हजारों किलोमीटर दूर, कई महासागरों, महाद्वीपों के पार एक देश है जिसका नाम है चिले। भारत से चिले पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन भारतीय संस्कृति की खुशबू वहां बहुत समय पहले से ही फैली हुई है। एक और खास बात यह है कि वहां पर योग बहुत अधिक लोकप्रिय है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि चिले की राजधानी सैंटियागो में 30 से ज्यादा योग विद्यालय हैं। चिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि हाउस ऑफ डेप्यूटीज में योग दिवस को लेकर बहुत ही गर्मजोशी भरा माहौल होता है। कोरोना के इस समय में इम्यूनिटी पर जोर और इम्यूनिटी बढ़ाने में योग की ताकत को देखते हुए अब वे लोग योग को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे रहे हैं। चिले की कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वहां 4 नवंबर को नेशनल योगा डे घोषित किया गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर 4 नवंबर में ऐसा क्या है। 4 नवंबर 1962 को ही चिले का पहला योग संस्थान होजे राफाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन को नेशनल योगा डे घोषित करके एस्ट्राडा जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। चिले की पार्लियामेंट द्वारा यह एक विशेष सम्मान है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वैसे चिले की संसद से जुड़ी एक और बात आपको दिलचस्प लगेगी। चिले सीनेट के वाइस प्रेसिडेंट का नाम रविंद्रनाथ क्विंटेरॉस है। उनका यह नाम विश्व कवि गुरुदेव टैगोर से प्रेरित होकर रखा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, माय गॉव पर महाराष्ट्र के जालना के डॉक्टर स्वप्निल मंत्री और केरल के पलक्कड़ के प्रहलाद राजगोपालन ने आग्रह किया है कि मैं मन की बात में सड़क सुरक्षा पर भी आपसे बात करूं। इसी महीने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह यानी रोड सेफ्टी मंथ भी मना रहा है। सड़क हादसे आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती हैं, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। दिस इज हाईवे नॉट रनवे, या फिर बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। ये स्लोगन्स सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं। अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या कैच फ्रेजेस माय गॉव पर भेज सकते हैं। आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभियान में उपयोग किए जाएंगे। साथियों, रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए मैं नमो ऐप पर कोलकाता की अपर्णा दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूंगा। अपर्णा जी ने मुझे फास्टैग प्रोग्राम पर बात करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि फास्टैग से यात्रा का अनुभव ही बदल गया है। इससे समय की तो बचत होती ही है, टोल प्लाजा पर रुकने, कैश पेमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं। अपर्णा जी की बात सही भी है। पहले हमारे यहाँ टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को औसतन 7 से 8 मिनट लग जाते थे, लेकिन फास्टैग आने के बाद ये समय औसतन सिर्फ 1.5-2 मिनट रह गया है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से
गाड़ी के ईंधन की बचत भी हो रही है। इससे देशवासियों के करीब 21,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है। यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का जीवन भी बचाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अर्थात एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारे एक एक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है, उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है। तो आइए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं। आप अपना संदेश, अपने आइडियाज जरूर भेजते रहिएगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। इति विदा, पुनर्मिलनाय।